देखिए, राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी के अंदर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का जो टाइटल है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और इसमें ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आर्टिकल 14 के एसेंस को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर मार दीजिए जो भी आपके दोस्त हैं जिनको इस तरीके की वीडियोस की जरूरत है दोस्तों। उसके साथ साथ 6th एडिशन की किताब अपने सामने रख लें, बेटर रहेगा। शुरुआत करते हैं, देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीजें निकल के आ रही, एक इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों इंडिया में एप्लीकेबल है। दिस प्रोविजंस confers rights on all persons whether citizens or foreigners. Moreover, the person includes legal persons, that is statutory corporations, companies, registered societies or any other type of legal person. यहां पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 14 के थ्रू राइट्स मिल रहे हैं आपको, सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 14 आपका सिटीजन को भी राइट देता है और फॉरेनर को भी राइट देता है। उसके बाद इसमें जो पर्सन है दोस्तों, ये जो ऑफ ऑल पर्संस, इस पर्सन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो आते ही हैं, लीगल पर्संस भी आते हैं, जो कंपनीज काम करती हैं, कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज हो, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी लीगल एंटिटीज पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। अब हमको समझना है दो डिफरेंट कंसेप्ट, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है दिस इज ब्रिटिश इन ओरिजिन, इंग्लैंड से आया है। और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है या फिर आपके लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, इसको आप बोलोगे ये कहां से आया है, यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम अमेरिका, इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटेन। क्या बोला जा रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ में? पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ में देखेंगे और इसमें कुछ चेंजेस करके हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को समझेंगे। अब देखिए, जो ब्रिटिश ओरिजिन वाला है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप किताब भी देख रहे हैं, इस किताब में भी लिखा, उस पहले कंसेप्ट में क्या क्या बताया गया? पहले कंसेप्ट में यह बताया गया है कि भाई किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके का कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नो स्पेशल प्रिविलेजेस विल बी अवेलेबल टू एनी पर्सन इन द सोसाइटी। सारे पर्सन बराबर है, किसी मतलब किसी को अगर आप प्रिविलेज नहीं दे रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा टाइटल नहीं दे रहे हो, तो मतलब है कि भाई सब लोग बराबर हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया किसी भी तरीके की जो प्रिविलेज मिलते थे ना पहले, राय बहादुर, आपका नवाब हो गए, राजा हो गए, इस तरीके के टाइटल्स खत्म हो गए। लेकिन भाई एकेडमिक टाइटल्स तो थे ही। तो आप बोलोगे कि ये एकेडमिक टाइटल्स भी तो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं? नहीं दोस्तों, एकेडमिक टाइटल्स स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो अगर आप एकेडमिक टाइटल्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मानते हो, डॉक्टर हो गया आपका, इस तरीके के टाइटल्स को अगर आप स्पेशल प्रिविलेजेस मानते हो तो फिर ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। इस तरीके के टाइटल्स जैसे कि राजा, जैसे कि नवाब, राय बहादुर, ये सब बंद हो गए। ऐसा कोई भी टाइटल या ऐसा कोई भी प्रिविलेज अब किसी को नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली गई है यहां पे इक्वालिटी बिफोर लॉ में? द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। यानी कि जितने भी लोग हैं इंडिया में वो उन लॉज को फॉलो करेंगे जो वहां पे बनाए गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो सरकार है, जो संविधान है, उसने कोई ना कोई लॉ बनाया होगा, उस लॉ के हिसाब से जितने भी लोग वहां पे रहते हैं वो उस लॉ को अबाइड करेंगे। तो आप कह सकते हैं इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ। और मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जो कोर्ट्स हैं वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगी। तो ऑर्डिनरी कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन आएगा सारे पर्संस के ऊपर और जो वहां का ऑर्डिनरी लॉ है वो लागू होगा। और सबसे खास बात, नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। गरीब अमीर के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। ऊपर नीचे के हाई और लो के बीच में यहाँ पे हर तरीके का हाई और हर तरीके का लो हो गया। चाहे आपका सोशल स्टेटस हाई हो, कोई लो कास्ट का बंदा हो, चाहे आप अमीर तरीके से हाई हो, दूसरा लो कास्ट का हो, कोई किसी भी तरीके से हाई और लो देख लीजिए। चाहे आप शहर में रह रहे हैं और आपके पास बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आप किसी गांव में रह रहे हैं और आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मतलब कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो कोई आईएएस है, तो एक आईएएस बैठा हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया मान लीजिए लखनऊ का, और वहीं पे उसी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव का कोई किसान हो गया, तो वो किसान और उस आईएएस में भी एज फार एज इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। तो बस वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसकी पोस्ट के चलते उसको कुछ पावर मिल रही है, कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
बाकी जब लॉ का एप्लीकेशन आएगा, कोर्ट का एप्लीकेशन आएगा, अगर कोर्ट के सामने इन दोनों खड़ा कर दिया जाएगा, दोनों बराबर होंगे। अगर देश के कानून के सामने उस आईएएस या उस किसान को खड़ा कर दिया जाएगा, दोनों बराबर होंगे। ये बोलता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन इज अबव लॉ, ये तीन चीजें बोली गई हैं। अब आप यहां देखोगे दोस्तों, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ना, ये थोड़ा नेगेटिव है कैरेक्टर में। नेगेटिव कैसे? स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है, हर इंसान को इक्वली सब्जेक्ट किया जाएगा लॉ के हिसाब से और ऑर्डिनरी कोर्ट के हिसाब से। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है यहाँ पे, तो थोड़ा सा दिख रहा है कि दिस इज नेगेटिव। हालांकि रिस्ट्रिक्शन, ये जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव दिखाया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है, ये देखिए, अब समझ में आएगा आपको। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि भाई इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। देखिए क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटी इंपोज्ड बाय द लॉ। यानी कि अगर आपको कोई प्रिविलेजेस भी दिए जा रहे हैं और कोई लायबिलिटी भी डाली जा रही है, तो उसमें इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय द लॉ। ये जो एंड में लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय द लॉ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है दोस्तों, हमारे देश में टैक्स ब्रैकेट्स हैं। समझिए, 10 लाख के ऊपर की जिसकी एनुअल इनकम है, उसको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से कम जिसकी है, उसकी 20%। टैक्स ब्रैकेट बने हुए हैं। तो भाई जो 10 लाख से ऊपर कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, जो 10 लाख से कम कमा रहा है वो थोड़ा कम टैक्स देगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया ना सरकार ने। तो किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया सरकार ने? इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया कि जो आदमी ज्यादा पैसा कमा रहा है और जो आदमी कम पैसा कमा रहा है, दोनों बराबर तो है नहीं। जो कम पैसा कमा रहा है वो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा कमाने वाले के सामने डिस्क्रिमिनेटेड होगा, डिसएडवांटेज पे होगा। तो दोनों के साथ अलग ट्रीटमेंट है। अब यहां पे हो सकता है एक पर्सन है, जिसे मैं हूं, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मैं एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, और मेरे सामने एक ऐसा पर्सन है जो कि एक साल में मान लीजिए 7 लाख रुपए कमाता है। 7 लाख वाले पे सरकार कम टैक्स लगा रही है हमारे टैक्स पैकेट के हिसाब से। 1 करोड़ मैं कमा रहा हूं तो मेरे पे सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है। तो मैं बोल सकता हूं भाई ये तो आर्टिकल 14 के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। क्यों वायलेशन हो रहा है? कि भाई जो आदमी 7 लाख टैक्स भर रहा है, उससे तो आप कम टैक्स ले रहे हो, कम परसेंटेज चार्ज कर रहे हो, उस पे 20% चार्ज कर रहे हो, और मेरे पे मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं तो आप 30% चार्ज कर रहे हो। तो ये तो भाई मेरे राइट्स का हनन हो गया, मेरे राइट्स को वॉलेट कर दिया आपने। ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है? इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ। तो अगर उस पे 7% है तो मुझ पे भी 7% होना चाहिए था। ठीक है, अगर उस पे 20%, सॉरी, जो 7 लाख कमाने वाला आदमी है उस पर अगर 20% का टैक्स है तो मेरे पे भी 20% का टैक्स होना चाहिए था। अगर मेरे पे 30% का टैक्स है तो इस लाख वाले पे भी 30% का टैक्स होना चाहिए था। सरकार बोलेगी नहीं, आर्टिकल 14 बोलेगा नहीं। आर्टिकल 14 कहां बोलेगा नहीं? वो बोलेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में नहीं। कैसे नहीं? देखिए, वो पर्सन जो साल में 7 लाख कमा रहा है और मान लीजिए मैं जो साल में 1 करोड़ कमा रहा हूं, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बहुत अलग हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि भाई इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट तब होंगे जब सर्कमस्टांसेस सेम होंगे। और 7 लाख जो साल के कमा रहा है उसके सर्कमस्टांसेस, और एक पर्सन जो 1 करोड़ कमा रहा है साल के, उसके सर्कमस्टांसेस बहुत अलग हैं। तो 1 करोड़ अगर मैं कमा रहा हूं तो मैं लग्जूरियस एक्टिविटीज करूंगा, कहो मैं BMW खरीद लूं, कहो मैं हर साल 2 बार फॉरेन घूमने जाऊं। वहीं पे 7 लाख वाला जो आदमी होगा वो एक बहुत एवरेज मिडिल क्लास लाइफ जिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये सब बातें बोली गई हैं दोस्तों यहाँ पर। तो अब समझिए ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या। मैंने आपको बहुत प्रॉपर एग्जांपल समझाने की कोशिश की है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये बोलता है कि भाई देखिए इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ तो होगा, जैसा कि आपका दे रखा है ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर बताया ना मैंने, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ की सब लोग लॉ के बराबर सामने बराबर हैं। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं तो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लॉ को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, ताकि अलग अलग सर्कमस्टांसेस के लोगों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार किया जाए, ताकि ओवरऑल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की सद्भावना को हम लोग फॉलो कर सकें। एक बात तो ये बोली गई। फिर इसी में बी पॉइंट में क्या बोला गया? कुछ कुछ वैसा ही है। द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जो लोग ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, उनके साथ एक तरीके के नियम कानून होने चाहिए। तो सरकार ने बोला कि भाई 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में जो इनकम टैक्स होगा वो 20% का होगा। सिंपल बात, 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में जो आदमी कमा रहा है उसका जो इनकम टैक्स है वो 20% होगा। तो सरकार ने यहां से 5 से 10 लाख के रेंज में कमाने वाले लोगों को एक कैटेगरी में रखा।
और 10 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों पे इनकम टैक्स मारा 30%, तो उनको अलग कैटेगरी में रखा। तो यहां पे सरकार क्या बोल रही है, एक कैटेगरी के अंदर जो लोग हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और सी पॉइंट यहां क्या बोल रहा है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वही चीज जो मैंने अभी आपको बोली कि जो भाई एक कैटेगरी में है, जो बिल्कुल एक जैसे एक मतलब एक ग्रुप के अंदर जब सब लोग बराबर हैं तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो 5 से 10 लाख के ब्रैकेट में जो लोग कमा रहे हैं कमाई, उनके ऊपर 20% का इनकम टैक्स लगाया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि उनमें से किसी एक से बोल दिया जाए नहीं तो 25% दो, किसी दूसरे से बोल जाए नहीं तुम केवल 15% दो। मतलब जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड है उनके साथ सिमिलर तरीके का व्यवहार होगा। तो ये है दोस्तों मेन फर्क इक्वलिटी बिफोर लॉ के बीच में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बीच में। अब देखिए आर्टिकल 14 का जो मूल आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है, बहुत जगहों पर अप्लाई करता है। अब वैसे देखा जाए दोस्तों रिजर्वेशन आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में देखेंगे हम लोग, तो रिजर्वेशन डायरेक्टली आर्टिकल 14 से रिलेटेड नहीं है और आर्टिकल 14 से रिलेटेड हो भी नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 14 तो भाई फॉरेनर्स को भी मिल रहा है ना। तो फॉरेनर तो ना यहाँ पे आके बोल सकते हैं कि भैया आर्टिकल 14 के अंदर हमको रिजर्वेशन दे दो, लेकिन रिजर्वेशन की सद्भावना को समझिए। सोचिए क्या हो रहा है रिजर्वेशन में। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप देखोगे कि कई हजारों सालों से ये कास्ट सिस्टम चलता चला आ रहा था। तो अपर कास्ट के लोग तो ऊपर बैठ गए और उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को दबा दिया। तो अब वो लोअर कास्ट के लोग ऊपर कैसे आएंगे। अब अगर आपने एकदम से आजादी करी और आजादी के बाद बोला इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ, तो उस इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ में लोअर कास्ट तो लोअर ही रह जाएंगी, कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग एडवांटेज पे हैं वो एडवांटेज पे रहेंगे। तो जो लोग डिसएडवांटेज पे थे उनको ऊपर उठाना है तो रिजर्वेशन लाया गया। तो आप कह सकते हो कि रिजर्वेशन भी इन वन फॉर्म ऑफ द अदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की सद्भावना को फॉलो कर रहा है। देखा जाए इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ यानी इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ के हिसाब से अगर आप रिजर्वेशन को देखोगे तो क्या बोला जाएगा कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कैसे सीट रिजर्व कर सकते हो, ये तो इक्वल सब्जेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट कर रहा है। लेकिन नहीं, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको सपोर्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज थी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज थी, सोशली डिसएडवांटेज थी, इसलिए उसको वो सुविधाएं देनी थी ताकि वो ऊपर उठ सके। इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को एक जस्टिफिकेशन माना जा सकता है रिजर्वेशन के लिए। हालांकि रिजर्वेशन आर्टिकल 14 में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि जो लोग डिसएडवांटेज पे हैं उनके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो लोग डिसएडवांटेज पे नहीं है उनके कंपैरिजन में जो लोग डिसएडवांटेज पे हैं उनको थोड़े ज्यादा राइट दिए जा सकते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती है। तो वुमेन्स के लिए और बाकी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 आपका सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल है, तो आर्टिकल 14 का हवाला देके सिटीजन आके नहीं बोल सकते कि भैया हमारा राइट वायलेट हो रहा है, हमें भी नौकरियां दो, सरकारी नौकरियां दो। ये सब चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आप थोड़ा थोड़ा तो आप इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बीच के फर्क को समझ ही गए होंगे। और अब तक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव क्यों था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव क्यों है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव इसलिए था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बेंचमार्क सेट कर रहा था और उस बेंचमार्क के हिसाब से जो फिट हुआ तो करेक्ट, नहीं हुआ तो बाहर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कह रहा है कि भाई जो लोग डिसएडवांटेज पे हैं उनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जा सकती हैं और वो सुविधाएं आर्टिकल 14 के बेसिक एसेंस को वायलेट नहीं करेंगी। तो आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को फॉरवर्ड करता है। क्लास लेजिस्लेशन मतलब कि एक क्लास के अंदर जो लोग आते हैं, एक पर्टिकुलर इक्वल स्टेटस के अंदर जो लोग आते हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं जाएगा। लेकिन आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पर्सन का, ऑब्जेक्ट का, लॉ का। लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अगर कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ है तो आप आर्टिकल 14 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर अपनी राय बताएगी कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ यहां पे अप्लाई करना है, यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई करना है, और जो सुप्रीम कोर्ट बता देगी वही फाइनल होगा। सिंपल बात है। ठीक है, फिर देखते हैं भाई ये जो रूल ऑफ लॉ है जिसको इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ भी बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ भी बोल सकते हो। ये रूल ऑफ लॉ आपका ब्रिटेन में जन्मा है। ब्रिटेन के एक ज्यूरिस्ट थे एबी डाइसी, आगे लिख देता हूं मैं। ये एबी डाइसी ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, तो उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के इन्होंने 3 पार्ट दिए दोस्तों रूल ऑफ लॉ के, और रूल ऑफ लॉ से ही आया है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ध्यान दीजिएगा,
तीन सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत बहुत जरूरी हैं, जिसमें से पहले दो सिद्धांत इंडिया को अप्लीकेबल होंगे, तीसरा सिद्धांत इंडिया को अप्लीकेबल नहीं होगा। पहला सिद्धांत क्या बोलता है रूल ऑफ लॉ का, जो कि एबी डाइसी ने दिया है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, किसी भी तरीके की आर्बिट्ररी पावर नहीं है सरकार के पास, सरकार जब मन चाहे कुछ नहीं कर सकती है। यानी अगर एक आदमी को सजा देनी है तो उस सजा को लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार का कोई आदमी उठ के एकदम से किसी आदमी को पॉइंट आउट करके सजा नहीं दे सकता है, तो किसी भी तरीके की आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी। दूसरा क्या बोला गया, रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या है कि भैया हर सिटीजन बराबर है, चाहे अमीर है, गरीब है, हाई है, लो है, सरकारी एम्प्लॉय है, नहीं है। ही विल बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, उसको चलाया जाएगा उस देश के कानून के हिसाब से, उस देश के लॉज के हिसाब से। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस देश के जो कोर्ट्स हैं वो कोर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वहां के कानून के हिसाब से। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका रूल ऑफ लॉ का ही एक सब पार्ट है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमने आर्टिकल 14 में समझा, दिस इज बेसिकली सब पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की तीन प्रोविजंस हम लोग समझ रहे हैं। पहला हो गया नो आर्बिट्ररी पावर, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा देखिए क्या है रूल ऑफ लॉ, याद रखिएगा। तीसरा रूल ऑफ लॉ ये बोलता है प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इंडिविजुअल के राइट्स के हिसाब से ही संविधान बनेगा। संविधान के हिसाब से इंडिविजुअल राइट्स नहीं बनेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत अलग चीज बोल रहा हूं मैं आपको। इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं उनको वरीयता दी जाएगी और जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, जो लोगों के राइट्स हैं, उन राइट्स के हिसाब से संविधान बनेगा। इंडिया में क्या होता है, संविधान बना और संविधान में जो राइट्स हैं उसके हिसाब से लोगों को चलाया जा रहा, सरकारें चल रही हैं। तो ये जो तीसरा पॉइंट है रूल ऑफ लॉ को, इसको इंडिया फॉलो नहीं करता है। ये होता है आपका ब्रिटेन में फॉलो। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि देखिए वहां की पार्लियामेंट समय समय पे नियम कानून निकालती रहती है। उन नियम कानून में वहां के लोगों के राइट्स लिखे हुए हैं, वहां के लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं और वो अधिकार मिलकर ब्रिटेन का संविधान बनाते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार लिखे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेंटर कैसे काम करेगा, स्टेट कैसे काम करेगा और जो संविधान में लिखा है उसी के हिसाब से काम करना है। अगर आपको चेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाएगा। तो ये डिफरेंट है। जो तीसरा पॉइंट है रूल ऑफ लॉ का, जो कि एबी डाइसी ने दिया है, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता है। वहां पे इंडिविजुअल के राइट्स के हिसाब से संविधान बनेगा, यहां पे राइट्स, इंडिया में राइट्स जो है इंडिविजुअल के वो संविधान में लिखे हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट इज वेरी स्ट्रांग। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत स्ट्रांग है। वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट समय समय पे राइट्स बना रही है, लॉज बना रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन रहे हैं। लेकिन इंडिया में सरकारें जो लॉ बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस लिखे हैं उनके हिसाब से बनाती है। फर्क समझ में आ गया? तो पहला और दूसरा एलिमेंट है जो आपका इस इक्वालिटी, इस रूल ऑफ लॉ का, ये एलिमेंट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करता है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देख ही लिया और कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी। तीसरा एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता है। ओके, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की। जो रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में लिखा है, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको जो हमारी सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू भी हटा नहीं सकती है। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द संविधान की बात की थी ना, केशवानंद भारती के 1973 के थ्रू लाया गया था। क्या बोला गया था? आप संविधान को अमेंड करिए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करिए, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 14 के अंदर रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले जो दो चीजें हैं, और इसको आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी हटा नहीं पाओगे, ये बात बोली गई। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए इक्वालिटी को दोस्तों, उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। देखिए कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे उन एक्सेप्शंस को समझना जरूरी है। ये जो इक्वालिटी के अंदर जो आर्टिकल 14 है, क्या एक्सेप्शन है? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई? देखिए कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को, कुछ इम्यूनिटीज दी गई उनको अंडर आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इम्यूनिटीज दी गई है कि भैया प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने अपने ऑफिस की जो भी ड्यूटी करेंगे उसके लिए उनको किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बात ये होती है, देखिए प्रेसिडेंट वही स्टेप्स लेते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट वही स्टेप्स लेते हैं जो भाई उस स्टेट के काउंसिल के लोग उनसे बोलेंगे। तो ऑब्वियस बात है वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए उनको लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक ऑफिस में है तब तक उनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस चालू नहीं किया जाएगा। तो मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर खून तक कर देता है किसी आदमी का, तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं होगी। वो अलग बात है कि जब अगर वो खून कर देगा तो उसको अपनी पोस्ट से पहले हटाया जाएगा,
तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा, गवर्नर को हटाया जाएगा और हटाने के बाद उसके ऊपर केस चल सकता है, क्रिमिनल केस। लेकिन जब तक वो अपने ऑफिस में बैठा है दोस्तों, तब तक उसको किसी का खून भी कर देना तो भी क्रिमिनल केस शुरू नहीं होगा उसके ऊपर। हालांकि वो करेंगे नहीं, मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे अगर उसने ये कर दिया तो क्या होगा, तो उसने अगर कुछ कर दिया तो पहले उसको आपकी पोस्ट से हटाया जाएगा। तो प्रेसिडेंट ने मान लीजिए किसी का खून कर दिया और सबको प्रूव हो गया, दिख गया भाई, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, तो उस केस में पहले उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा इम्पीचमेंट करके, और फिर क्रिमिनल केस चलेगा उनके ऊपर। समझ गए? तीसरी चीज देखते हैं, प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए और गवर्नर को अरेस्ट करने के लिए किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर कोई कोर्ट इशू नहीं कर सकती जब तक प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में बैठे। तो इफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर सिटिंग इन देयर ऑफिस, उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए कोई भी सेंटेंस कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इशू नहीं कर सकती। फिर किसी भी तरीके की सिविल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट चालू नहीं हो सकती जब तक उनके ऑफिस का टर्म चल रहा है, और उन कामों के लिए जो उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किए। देखिए बहुत सारे डिसीजंस ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लेते हैं, तो उसके लिए तो उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है, तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट कमिट कर देते हैं गवर्नर या प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, जो कि एक सिविल लॉ को वायलेट करता है, एक सिविल लॉ को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी गवर्नर ने किसी की प्रॉपर्टी को इलीगली हड़प लिया अपने पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी स्टेट के गवर्नर है और किसी स्टेट के गवर्नर ने अपने पर्सनल कैपेसिटी में किसी एक जमीन को हड़पा और अपने बेटे के नाम करा दिया, और इस चीज ये प्रूव हो जाता है कि भाई ये काम इन्हीं गवर्नर ने कराया है। अब वो काम उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं किया, वो काम उन्होंने अपना पर्सनल गेन करने के लिए किया है, तो उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सिविल लॉ को वायलेट किया है। तो अब अगर उन्होंने सिविल लॉ को वायलेट किया है, जब तक वो ऑफिस में बैठे हैं तब तक सिविल प्रोसीडिंग शुरू नहीं हो सकती। हालांकि अगर उनके अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग शुरू करनी है तो पहले उनको एक नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस के 2 महीने के बाद, नोटिस देने के 2 महीने के बाद ही उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। तो जब तक वो ऑफिस में बैठे तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो शुरू नहीं हो सकती, बट नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग जरूर शुरू हो सकती है, कोई ऐसे एक्ट के लिए जो उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं किया है, अपने पर्सनल गेन के लिए किया है, और वो किसी सिविल लॉ को वायलेट कर रहा है, तो सिविल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है, करी जा सकती है, बशर्ते 2 महीने का नोटिस दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई जरूरी क्या क्या है। कि ये आर्टिकल 361A में लिखा हुआ है, मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है या स्टेट के लेजिस्लेचर में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो अगर पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, स्टेट के लेजिस्लेचर में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वो जो प्रोसीडिंग चल रही है अगर उसको किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया या रेडियो पे बताया गया, टेलीविजन पे बताया गया, किसी वेबसाइट पे बताया गया, और अगर सही इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने लेके आया गया है, तो उसके लिए किसी भी तरीके का सिविल चार्ज या क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता। तो मीडिया पर्सन्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं, तो इन प्रोसीडिंग्स को कवर करने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी तरीके की सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चालू नहीं कर सकती किसी न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, वेबसाइट या पर्सन के अगेंस्ट में, अगर वो जो रिपोर्ट छापी है वो सच है। अगर कोई गलत रिपोर्ट छाप दी, तो मान लीजिए किसी मीडिया हाउस ने ये छाप दिया कि पार्लियामेंट ने चाइना के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जबकि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है भाई, जिसने भी उस न्यूज को छापा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा कि तुम गलत बातें फैला रहे हो। लेकिन पार्लियामेंट में सच सच में जो हुआ है, अगर उसकी ट्रू प्रोसीडिंग्स को छापा है, तो उसके लिए किसी को सजा नहीं दी जा सकती। फिर आगे बात करते हैं आर्टिकल 105 के बारे में। आर्टिकल 105 क्या बोलता है भाई, कि पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर उसके पार्लियामेंट में देखिए प्रोसीडिंग चलती, बातचीत चलती, बहस चलती, तो अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर बहस के दौरान कुछ बोलता है या पार्लियामेंट के किसी कमेटी में अपना वोट देता है, तो उसकी जिम्मेदारी लेके उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग आप नहीं चला सकते, क्योंकि वो काम अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहा है। तो मतलब मान लीजिए उसने कमेटी में कोई एक वोट दिया, तो उस डिसीजन को गलत मान के कोई कोर्ट उस पर्सन से जवाब नहीं मान सकती, उसके ऊपर कोई केस नहीं चला सकती। तो पार्लियामेंटेरियंस अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो भी करते हैं, उसके लिए उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कोई प्रोसीडिंग नहीं चला जा सकती। और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी कुछ ऐसा लिखा है आर्टिकल 194 में। तो सेंटर के लिए 105, स्टेट के लिए 194, 89 का गैप है। आप देखेंगे सेंट्रल स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे लॉ नजर आएंगे आपको हमारे संविधान में, जिनके आर्टिकल्स में 89 का गैप आता है, वो बाद में बताऊंगा आपको। तो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में भी अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बैठा है, तो भाई अगर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई काम में वो कुछ बोलता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी कमेटी में कोई वोट डालता है, तो उसके लिए कोई कोर्ट उसके खिलाफ किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग नहीं चला सकता है। फिर आगे आते हैं भाई, देखिए आर्टिकल 14
का जो एम्बिट है ना वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। आर्टिकल 31C की अगर आप बात करो तो आर्टिकल 31C थोड़े से एक्सेप्शंस लगाता है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 31C क्या बोलता है कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 39, और इस आर्टिकल 39 क्लॉज बी के अंदर या इस आर्टिकल के 39 क्लॉज सी के अंदर अगर कोई चीज की जाती है और वो चीज आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है तो आर्टिकल 31C ये बोलता है कि वो चीज वैलिड होगी। तो मतलब कोई चीज अगर आर्टिकल 14 को वैलिड कर रही है तो वैलिड नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंदर जो लिखा है अगर उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 को वायलेट भी कर दिया जाएगा तो वो सही है। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 31C में लिखा है। तो आर्टिकल 31C के टेक्स्ट को भी देखेंगे बाद में। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी में क्या लिखा है ये भी बाद में देखेंगे आपको दोस्तों, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट, यानी आर्टिकल 31C के सामने आर्टिकल 14 ऑपरेटिव नहीं रहता है। आर्टिकल 31C क्या है ये मैं समय आने पे आपको बताऊंगा। फिर भाई दो सिंपल सी चीजें बची हैं, जो दूसरे देश के फॉरेन सोवरेन रूलर्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग चालू नहीं की जा सकती है। वियना कन्वेंशन समझाया था ना मैंने, करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाई है, वियना कन्वेंशन 1961, हर्षद द्विवेदी नाम से सर्च मारिए यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको। और फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं, दे हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी उनका स्टाफ अगर कुछ गलती कर देता है तो उसके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी। तो आर्टिकल 14 खत्म हो गया दोस्तों। आर्टिकल 15 आपको बताऊंगा। आई होप मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर की हूं। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए।